दूसरों में अभाव क्रिएट कर देता है। मुझ पर अर्थ का प्रभाव है तो किन्हीं में अर्थ का अभाव हो जाएगा और मैं अहंकारी बन जाऊंगा। मुझ में मद आ जाएगा कि मैं तो पैसे बल पर सबूत खरीद सकता हूँ, और जिसके पास पैसा ज़्यादा है वह क्या करेगा? पैसे का भोग करेगा। क्या परिणाम होगा भोग का? भोग का परिणाम समाज पर तो बाद में होगा, उसके खुद के शरीर पर पहले होगा। अपना ही शरीर नाश करेगा वो। इसलिए अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव दोनों ही धर्म की क्षति करते हैं, और इसलिए न तो अर्थ का अभाव होना चाहिए न अर्थ का प्रभाव होना चाहिए। सम्यक अर्थ रहना चाहिए। सम्यक अर्थ का रहना ही समाज में अर्थायाम की सिद्धि होना सिद्ध करता है। सम्यक अर्थ क्या है? सम्यक अर्थ का कोई हर युग में समान जवाब नहीं हो सकता। युग के अनुसार वह अर्थ बदलता रहता है। जब मध्य युग में किसी कवि ने एक दोहा कहा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और वही कहता है, आधी और रूखी भली पूरी तो संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। ये मध्यकाल के भक्त कवि हैं, उनकी अर्थ दृष्टि है। वो समाज को अर्थ दृष्टि दे रहे हैं कि समाज की जो अर्थोपार्जन की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। ये जो अर्थ पुरुषार्थ है, साधन पुरुषार्थ है, सिद्ध क्या करना है? अल्टीमेटली सिद्ध करना है मोक्ष, मुक्ति को सिद्ध करना है। और यदि अर्थशास्त्र ऐसा हो जाए जो आपको मुक्त न करे और बांधे। प्रातःकाल जो इंदुमती का भाषण हुआ तो उसमें उन्होंने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की कि वह व्यवस्था जो आपको अधिक बंधन युक्त बनाती है, जो आप में लालसा उत्पन्न करती है, जो आप में लोभ उत्पन्न करती है, जो आप में आसक्ति उत्पन्न करती है, जो आसक्ति उत्पन्न करती है, लोभ उत्पन्न करती है, लालसा उत्पन्न करती है और दूसरों के शोषण की उत्प्रेरणा देती है, जो दूसरों के शोषण की उत्प्रेरणा देती है, आप में लोभ लालच जगाती है, वह अर्थव्यवस्था आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगी, वो आपको बंधन की ओर ले जाएगी, आपको और बांधेगी। और इसलिए समाज हमेशा सोचता है, और क्या सोचता है कि इतने समाज में लोग हैं, कोई एक व्यक्ति की बात तो है नहीं, समाज में इतने लोग हैं, इनका जीवन ठीक चले, इनका जीवन ठीक चले तो इनका जीवन ठीक कैसे चलेगा? तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जीवन बीमा का लोगो है ना, उसमें ऐसे दो हाथ हैं, दीपक बीच में है, नीचे लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम क्या होता है? योगक्षेम वह होता है जो मनुष्य के रूप में आपके अस्तित्व का संधान करता है, सुरक्षा करता है, उसको सम्मानित करता है। और आज की भाषा में कहें तो रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान, इन छहों की संपूर्ति जहाँ होती है वहाँ किसी के योगक्षेम की संपूर्ति होती है। इन छहों में से एक भी कम हो जाए तो आपका योगक्षेम विकलांग हो जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पैसे की कमी नहीं है पर सम्मान की कमी है। तो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बड़ा पैकेज है, पर जो सीईओ इस प्रकार से बात करता बोलता है कि अपमान लगता है, तो मन विचलित होता है। सम्मान बहुत जरूरी है।
समाज में कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित है तो उसका योगक्षेम अधूरा है। स्वास्थ्य से वंचित है, योगक्षेम अधूरा है। जो प्राथमिक आवश्यक रोटी कपड़ा और मकान उससे वंचित है तो अधूरा है। तो व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए जो व्यवस्था यह कह सके योगक्षेमम वहाम्यहम्। यह अर्थव्यवस्था घोषणा करती है हर व्यक्ति के लिए कि मैं आपके योगक्षेम का वहन करूंगी। यह वहन कैसे होता है, कैसे होगा, तो बहुत साहित्य न चाहे पढ़ा हो लेकिन कुछ मुहावरे सुने होंगे हमने कि भारतवर्ष के बारे में दुनिया में धारणा थी कि यह सोने की चिड़िया है। भारत के बारे में लोग बोलते थे कि यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती है। सोने की चिड़िया है, धनवान देश है। दूध दही की नदियाँ बहती है यानी खाता पीता देश है, कोई भूखा नहीं रहता यहाँ पर। तो भूख से मुक्त है जो देश, संपन्नता से युक्त है जो देश, वह सोने की चिड़िया है, दूध दही की नदियाँ बहती है। तब वहाँ की अर्थनीति क्या थी? वह कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिस अर्थव्यवस्था ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया? वह कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिस अर्थव्यवस्था ने भारत को दूध दही की नदियाँ बहती है ऐसा बनाया? उस अर्थव्यवस्था के पास हम वापस लौटेंगे क्या? नहीं लौट सकते। जो इतिहास बीत गया सो बीत गया, वह वापस नहीं जा सकते। बीता हुआ काल वापस नहीं आता। फिर उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं मैं कि वहां लौट नहीं सकते पर वहां से सीख सकते हैं, वहां से जान सकते हैं। हम जान सकते हैं अर्थशास्त्र के उन उपक्रमों को जिनके परिणाम जैसा हम चाहते हैं वैसे आए। आज विश्व पर जो अर्थव्यवस्था हावी है उसका परिणाम कैसा है? उसका परिणाम ऐसा है कि धरती का संपूर्ण मानव समाज अपने आप को आज त्रस्त महसूस कर रहा है। त्रस्त किस बात से है? कुछ लोग अर्थ के अभाव से त्रस्त है तो कुछ लोग अर्थ के प्रभाव से त्रस्त है। आप आजकल एक शब्द का प्रयोग होता है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। ये भूमंडलीकरण की बात किसने की? किसकी जरूरत है ये? आप थोड़ा लौट कर देखिए 20 साल पहले कि किसी एशियाई या अफ्रीकन विद्वान ने मांग की थी क्या ग्लोबलाइजेशन की? जरूरत बताई थी क्या ग्लोबलाइजेशन की? किसी अफ्रो एशियाई विद्वान ने, व्यक्ति ने, अर्थशास्त्री ने इसकी जरूरत नहीं बताई। इसकी जरूरत किनको लगी? तो इसकी जरूरत लगी यूरो अमेरिकी देशों को, जो कि अर्थ की दृष्टि से बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं, विकसित माने जाते हैं। क्या जरूरत पड़ी उनको? उनको जरूरत इसलिए पड़ी कि सुबह इंदुमती ने कहा था कि उत्पादन जब आपकी जरूरत से ज्यादा हो तो उसमें क्या क्या खर्च होता है ये एक बात है, पर उस उत्पादन का करें क्या? वह उत्पादन आपको खाने लगता है। उत्पादन को आप खा सके तो ठीक है, नहीं तो उत्पादन आपको खाने लगता है। तो ये जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, वह क्रांति किस लिए हुई थी? क्या वह क्रांति इसलिए हुई थी कि यूरोप के लोगों की जरूरतों को पूरा करना था?
यूरोप के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। किस लिए हुई? औद्योगिक क्रांति यूरोपीय साम्राज्यवाद का हिस्सा है कि पॉलिटिकली यूरोप के लोगों ने एशिया और अफ्रीका पर अपना कब्जा जमाया था। उस एशिया और अफ्रीका के बाजारों पर कब्जा करना था। कल जिनकी सत्ता पर कब्जा किया था, आज उनके बाजारों पर, अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना है। और इन देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए यूरोप ने अपनी औद्योगिक क्रांति की थी। यूरोप में इतने लोग थे ही नहीं जो उतना उत्पादन खपा सके। तो बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी कंपनियां, उत्पादन उगलने वाली तकनीकी, इसका विकास हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास किस लिए हुआ? कि दुनिया भर के बाजारों पर इन साम्राज्यवादियों का साम्राज्य कैसे स्थापित हो। लेकिन दुर्घटना हो गई कि 2 विश्व युद्ध हो गए। विश्व युद्ध क्यों हुए, इसकी भी मीमांसा करनी चाहिए वास्तव में। कि जब अर्थ का प्रभाव होता है, आपस में लूट मचती है, तो जो जैसे चोर उचक्कों में माल के बंटवारे की लड़ाई होती है, जैसे चोर उचक्कों में माल के बंटवारे की लड़ाई होती है, वही लड़ाई यूरोपीय देशों ने आपस में की। वह वास्तव में विश्व युद्ध नहीं है, ये दोनों ही युद्ध यूरोपीय युद्ध है। उन्होंने उसको विश्व का नाम दे दिया। तो विश्व युद्धों के कारण उनका वह साम्राज्यवाद, राजनीतिक साम्राज्यवाद समाप्त हुआ। राजनीतिक साम्राज्यवाद समाप्त हुआ तो राजनीतिक साम्राज्य के बल पर जो अर्थव्यवस्थाओं पर काबिज होना चाहते थे, वह योजना विफल हो गई। और जो मुल्क आज़ाद हो गए, उन्होंने कहा कि आज हम पॉलिटिकली आज़ाद हुए हैं, तो अब हम इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट होंगे। और उन्होंने विदेशी माल के लिए अपने बाजार बंद कर दिए और अपने देश में उत्पादन शुरू कर दिया। विदेशी माल के लिए बाजार बंद, अपने देशों में उत्पादन शुरू। परिणाम हुआ औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उत्पन्न हुए उत्पादन का अब क्या हो, क्या करें उसका। तब वहां पर एक जबरदस्त आंदोलन चला, जिसको लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और वो था एक कंज्यूमरिस्ट मूवमेंट, उपभोक्तावाद का आंदोलन। क्या कहा गया कि जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अधिकतम उपभोग की आवश्यकता, और अधिकतम उपभोग को सब लोगों को प्राप्त कराए, इसके लिए जबरदस्त मार्केटिंग की आवश्यकता है। और यह उन्होंने खूब किया, इतना किया कि एक बड़ा विख्यात सा घटनाक्रम पता भी होगा आप लोगों को सबको, कि वो वहाँ एक चाकू वाली फैक्ट्री जो चाकू बनाती है हमेशा, और चाकू कितना खाएगा समाज, सब्जी काटने के लिए काम आता है और कितना क्या काम आता है। पर फैक्ट्री है कि सब चाकू रोज़ उगलती है। फैक्ट्री का मतलब है वो रोज़ चाकू बनाएगी, वो रोज़ चाकू बनाएगी। रोज़ चाकू कैसे बिकेंगे मार्केट में? तो वहाँ पर वो कंसल्टेंसी होती है, कंसल्टेंसी में फिर रिपोर्ट आती है, सर्वे होता है। तो सर्वे हुआ, कंसल्टेंसी हुई, रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट ये आई कि चाकू का मार्केट नहीं बढ़ सकता। एक ही तरीका है कि चाकू का जो मूठ है, पकड़ते जिसको है, वह प्लास्टिक या लकड़ी की होती है। उसका रंग आलू और गोभी के छिलके जैसा कर दिया जाए, क्या होगा इससे? तो बोले कि आलू और गोभी के छिलके के साथ उसके फेंके जाने की संभावना बढ़ जाएगी, और जितना यह फेंका जाएगा उतना मार्केट बढ़ जाएगा। हंसी की सी बात है, लेकिन यह उनकी मजबूरी है। जब आप
अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं तो उसको खपाने के लिए आपको वह स्किल डेवलप करनी पड़ती है कि वो जो पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, छुपाने वाली बात नहीं है, पढ़ाते हैं कि अच्छा सेल्समैन कौन, जो गंजे को कंघा बेचा है। क्या मतलब इसका? मतलब यह है जहां जिस चीज की जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है उसकी जरूरत उत्पन्न कर दे, वो अच्छा सेल्समैन होता है। यह सब क्यों किया उन्होंने? कि उनकी मजबूरी थी। जिस अर्थशास्त्र को उन्होंने स्वीकार किया, यदि वो ऐसा न करते तो जिंदा न रहते। अब ये कर लिया, ये करके 40 साल मुश्किल से जिए और फिर समस्या खड़ी हुई कि यूरो अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है उसे कैसे बचाया जाए। कैसे बचाया जाए तो आप मानेंगे कि जो यूरोपीय बुद्धि है, बुद्धिमान लोग हैं, वे अपनी बात को ढंग से कहना जानते हैं, अपनी बात को बेचना जानते हैं, सेल्समैनशिप जबरदस्त उनकी। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये माल हम एशिया और अफ्रीका में न भेज सकें तब तक हमको पर्याप्त मार्केट नहीं मिलेगा, और बिना पर्याप्त मार्केट मिले यह औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ उत्पादन तंत्र, इसको हम जिंदा नहीं रख सकते। तब उन्होंने बड़े सलीके से कहा, द ह्यूमैनिटी नीड्स ग्लोबलाइजेशन। मानवता भूमंडलीकरण चाहती है। यानी क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि ये जो नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, जंगल है, वन संपदा है, जीव संपदा है, ये क्या किसी देश विशेष की है? ये तो परमात्मा ने सब मनुष्य के लिए बनाई है। तो ये जो संपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, इस प्राकृतिक संपदा पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह संपूर्ण मानवता की है। तो वी शुड ग्लोबलाइज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? औद्योगिक क्रांति की भट्टियां हैं, औद्योगिक क्रांति की भट्टियों को रोज कच्चा माल चाहिए, और वह कच्चा माल यूरोप के पास नहीं है। प्रकृति तो प्रसन्न अफ्रीका और एशिया की है। तो उनको अपनी भट्टियां जिंदा रखने के लिए जब उनका उपनिवेश था तो यहाँ की प्राकृतिक संपदा की वे लूट करते थे, उनको खरीदने की जरूरत नहीं थी। वो यहाँ के किसान की पीठ पर हंटर मारकर नील की खेती करवाते थे। पर अब आजादी की बात मुश्किल हो गई है। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व के उपभोक्ता से अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? तो अन्याय यह हो रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छे स्तर की चीजें उपलब्ध है, अच्छा साबुन मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन एशिया का, भारत का उपभोक्ता गली में बना हुआ गंदा साबुन खरीदने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनकी सरकारों ने बाहर से माल आने को प्रतिबंधित किया हुआ है। अच्छा तेल हमारे पास है, अच्छा बिस्किट हमारे पास है, अच्छा लिपस्टिक हमारे पास है, अच्छा ब्लेड हमारे पास है, मार्केट में सब कुछ अच्छा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ उपभोक्ताओं को बाध्य कर दिया गया है कि वो घटिया माल खरीदें। और उसने कहा, तो उन्होंने कहा कंज्यूमर डिजर्व्स द बेस्ट। जो उपभोक्ता है उसको जो उपलब्ध है बेस्ट, वो उसका पाने का अधिकार है। और ये जो स्वदेशी की दीवारें हैं, ये उस अधिकार से उसको वंचित करती है। इसलिए बाजार से देशों की दीवारें गिरा दो, एंड वी शुड ग्लोबलाइज आवर मार्केट। हमें अपने बाजार का भूमंडलीकरण करना चाहिए। और तीसरे चरण में कहा, वी मस्ट ग्लोबलाइज आवर इकोनॉमी। ये पूरी कहानी है एक। तो ये ग्लोबलाइजेशन की मांग उन्होंने की और उनकी मांग पूर्ति हो गई। आज WTO एक विश्व का आर्थिक संगठन हो गया है
हालांकि वो कमज़ोर हो गया है, वो अलग अलग कहानी है, उसकी भी चलती ज़्यादा नहीं है आजकल, ये भी अलग कहानी है। लेकिन दिशा वही है, दिशा वही है। और इसलिए इस सब का एक परिणाम हुआ है, इस सब का एक परिणाम हुआ है, और परिणाम ये हुआ है कि सारी अर्थव्यवस्था सेंट्रलाइज्ड हो गई। पहले जो साम्यवाद और पूंजीवाद का द्वंद्व चला, उस द्वंद्व में पूंजीवाद संपत्ति को, उत्पादनों को कंपनियों के हाथों में सेंट्रलाइज करता था, और समाजवाद, साम्यवाद सरकारों के हाथों में सेंट्रलाइज करता था। लेकिन दीनदयाल जी के समय तक तो नहीं, दीनदयाल जी के बाद दो बड़ी घटनाएं हुई, और उन दो घटनाओं ने विचारधाराओं के इतिहास को बदल दिया। एक घटना हुई, बर्लिन की दीवार गिर गई। दुनिया को विचारधाराओं में बांटने वाली दीवार थी यह, बर्लिन की दीवार गिर गई। और जो एक विचारधारा का अधिष्ठाता देश था, सोवियत संघ, वह टूट गया। सोवियत संघ समाप्त हो गया, बर्लिन की दीवार गिर गई, और एक प्रकार से घोषणा हुई कि साम्यवाद की अंतिम रूप से पराजय हो गई। जब एक की पराजय हो गई तो दूसरा जीत गया, तो युद्ध समाप्त। तो एक विद्वान ने कहा कि अब इतिहास का अंत हो गया है। और इसलिए आज जिसको मार्केटिज्म कहते हैं, जो कैपिटलिज्म का ही एक नवीन संस्करण है, जिसको लिबरलिज्म कहते हैं, आज विश्व में वह लगभग सर्वमान्य हो गया है। विश्व का हर देश आज अपने आप को लिबरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यानी क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक वॉलमार्ट अमेरिका में बैठता है और दुनिया भर में अपनी दुकानें चलाता है। दुनिया भर के दुकानदार उसके नौकर, और वह उनका मालिक। आज आप किसी भी अपना देश का नौजवान है, उससे बात कीजिए, वो MBA कर रहा है, वो CA कर रहा है, और कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, और पूछो भी तुम क्यों पढ़ रहे हो बेटा? तो वो कहेगा अंकल मुझे अच्छा जॉब चाहिए। अब ये सवाल भी इनोसेंट है, ये जवाब भी इनोसेंट है। पर जरा ये सवाल जवाब की व्याख्या कीजिए कि हिंदुस्तान की सब प्रतिभाएं जॉब करेंगी, कौन देगा जॉब उनको? तो जॉब देगी MNCs। MNC कौन है? विदेशी कंपनियां हैं। तो हिंदुस्तान की सारी प्रतिभाएं नौकरी करेंगी, और हिंदुस्तान के उत्पादन का मालिक विदेशी होगा। क्या परिणाम होगा इस अर्थव्यवस्था का? और ये जो कंपनियां अच्छा पैकेज देगी, वो अपने घर से लाएगी क्या? वो जो कंपनियां अपना पैकेज देगी, वो कहां से लेगी? वो हिंदुस्तान के गरीब उपभोक्ता से लेगी। वो इस प्रकार से प्रचार करेगी कि कोक और पेप्सी गांव के सुदूर गांव तक पहुंच जाएंगे, भारत के उत्पाद खत्म हो जाएंगे, और देशी उत्पाद खत्म होकर विदेशियों की उस पर मिल्कियत हो जाएगी। वह विदेशी मिल्कियत एक प्रकार के सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के नियामक है। जब दीनदयाल जी थे तब इस केंद्रीकरण की स्पर्धा थी, तब स्पर्धा थी केंद्रीकरण की। कुछ लोग कहते थे केंद्रीकरण तो जरूरी है, पर वो सरकार के हाथ में होना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे केंद्रीकरण जरूरी है, पर वह कंपनियों के हाथ में होना चाहिए। अब वो लड़ाई समाप्त हो गई, और केंद्रीकरण का नियामक, जिसको निजी क्षेत्र कहते हैं, वह बन गया।